नमस्कार, बिहार की नंबर 1 बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी साल भर का समय बचा हुआ है, लेकिन सियासत अभी से गरमाने लगी है। राजनीतिक पार्टियों की ओर से सियासी बिसात बिछाई जा रही है। सत्ताधारी पार्टी जेडीयू अभी से बिहार के सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन करने लगी है और किशनगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन में जेडीयू नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने बिहार के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया तो वो गद्दार कहलाएंगे। गुलाम रसूल ने यह भी कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं बल्कि बिहार और सीमांचल के मुसलमानों की इज्जत का सवाल है। गुलाम रसूल यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि 2025 में अगर तीर का बटन नहीं दबाया तो सारे देश में यह संदेश जाएगा कि मुसलमान गुनहगार हो सकता है लेकिन देश का गद्दार नहीं हो सकता। क्या कुछ कहा है गुलाम रसूल बलियावी ने, चलिए पहले उनकी बाइट सुनवा देते हैं। नहीं है ये सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों की आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सब में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का हो। और ऐसा माना जा रहा है कि गुलाम रसूल बलियावी का यह बयान 24 नवंबर को केंद्रीय मंत्री और मुंगेर सांसद ललन सिंह की ओर से दिए गए बयान को कवर करने की कोशिश है। 24 नवंबर को ललन सिंह ने कहा था कि मुसलमान जेडीयू को वोट ना पहले देते थे और ना अब देते। नीतीश कुमार भी जानते हैं उन्हें वोट कौन देता है और कौन नहीं देता। सीएम नीतीश सिर्फ बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं। अब गुलाम रसूल बलियावी ने बयान जारी कर मुसलमानों से जेडीयू को वोट देने की अपील की है और उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी पारा हाई है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है और एनडीए ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। ऐसे में एनडीए अपना मेहनताना मांग रहा है, जबकि आरजेडी का दावा है कि मुसलमान हमेशा गंगा जमुनी तहजीब के लिए काम करने वाले नेता को पसंद करते हैं और इसके लिए लालू तेजस्वी ने काम किया है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि जेडीयू का दोहरा चरित्र है और जेडीयू वही चरित्र उजागर कर रही है। ऐसे में हमारा सवाल है, जेडीयू को मुसलमान वोट नहीं देंगे तो गद्दार कैसे? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता मनीष कुमार जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी प्रवक्ता पूनम सिंह, आरजेडी से हमारे साथ सारिका पासवान जी जुड़ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस से स्नेहाशीष वर्धन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिबेट की शुरुआत मनीष जी आपसे, जेडीयू को मुसलमान वोट नहीं देंगे तो गद्दार कैसे हो जाएंगे? संतोष जी, आप हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय गुलाम रसूल बलियावी जी का कहने का भाव समझिए। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी सेकुलर नेता है। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जन्म से सेकुलर है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हर जात के लिए, हर धर्म के लिए, सभी के लिए काम किया। पहले 2005 के पहले बिहार के मुसलमानों को केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उनका सामाजिक कैसे उत्थान हो, उनका आर्थिक कैसे उत्थान हो, उनका शैक्षणिक कैसे उत्थान हो, उनका राजनीतिक रूप से कैसे उत्थान हो, इनसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। केवल उन्हें हिंसा के रूप में झोंक कर उनका इस्तेमाल करके वोट के लिए प्रयोग करते थे। लेकिन हमारे नेता ने उनके लिए काम किया है और उसे धरातल पर उतार के दिखाया है। चाहे वो छात्रावास की योजना हो, चाहे आवासीय विद्यालय की योजना हो, चाहे पूरे आज राज्य कोचिंग का योजना का मामला हो। आज पूरे देश में जो कोचिंग चलाए, पूरे देश में भी कहीं राज्य कोचिंग योजना जो बिहार में चलाया जाता है, जहां से बच्चे पढ़ के बीपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं, कई प्रतियोगिता परीक्षा पास कर रहे हैं। चाहे अल्पसंख्यक उद्यमी योजना हो, चाहे तलाकशुदा महिला के लिए जो 25,000 आर्थिक सहायता हो, चाहे कब्रिस्तान की एक बार में 8,000 से 9,000 घेराबंदी हो, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने धरातल पर उतार कर उनका हर तरीके से काम किया। तो हमारे नेता जो गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, उनके भाव को समझिए, शब्दों को मत जाइए। इसी भाव से जनता आप भी से अगर कहीं काम करते की हैं गई कि आपके लिए काम किया है जेडीयू ने तो आप उनके लिए वोट करें।
ये उस तरह से क्यों ट्विस्ट करने की कोशिश की गई कि उनके गद्दार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे? बलियाबी साहब का कहने का तात्पर्य यही है कि आप जिन पे भरोसा कर रहे हैं उन लोगों ने केवल आपको हिंसा के आग में झोंका है। आप देख लीजिए भागलपुर का दंगा, भागलपुर पूरा खून से रंगा गया था और देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दंगा था वो। पूरे भागलपुर खून से रंग गई थी। लेकिन हमारे नेताजी जब नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आयोग का गठन करके और जो पीड़ित अल्पसंख्यक परिवार जो भागलपुर छोड़ के चले गए थे, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने फिर से सबको ना वहां बसाया, उन्हें आर्थिक हर प्रकार से सहयोग भी किया। तो धरातल पे उतारकर हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। इन लोगों ने केवल वोट के रूप में प्रयोग किया है। तो उनकी पीड़ा थी, वो अपनी पीड़ा कह रहे थे, लेकिन उसे गलत रूप में पेश किया जा रहा है या गलत तरीके से उन्होंने कह दिया। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, उनके कहने का भाव समझिए। मैं क्या कर रहा हूं, चाहे अल्पसंख्यक उद्यमी योजना हो, छात्रावास हो, आवासीय हो, कब्रिस्तान घेराबंदी हो, ठीक है, सारिका पासवान जी को चर्चाओं में लेकर आते हैं। सारिका पासवान जी, ये जो पूरा स्टेटमेंट था जो हमने सुनवा भी दिया, उसमें जो विकास की बातें अब कर रहे हैं मनीष जी, इस तरह की भाषा तो समझ में नहीं आ रही थी। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जताने की कोशिश कर रहे थे कि अल्पसंख्यकों के लिए काम जरूर किया है, लेकिन अगर नहीं देंगे तो फिर गद्दार कहलाएंगे। गद्दार शब्द से डराने की कोशिश। संतोष जी, नीतीश जी का विकास इतना दमदार रहा कि जेडीयू जो है बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है। ये 18-19 साल से जेडीयू ने इतना काम किया है कि बिहार की जनता भी त्रस्त हो गई है और कह दिया कि छोड़ो बहुत हो गया, अब इनको तीसरे नंबर पे दे दीजिए। और आजकल तो आप मुख्यमंत्री जी को देख ही रहे हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ललन सिंह जी ने सदन में वक्फ बोर्ड का जो मामला था उस पर बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने भाषण दिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के तारीफ में तो कसीदे वो गढ़ रहे थे। और गजब की बात हुई संतोष जी, आज कोई मूवी कोई रिलीज हुआ है ना, वो कोई साबरमती समथिंग, कोई मुझे नाम नहीं पूरा याद आ रहा है, लेकिन वहां एक तस्वीर बड़ी दिख रही है जहां की मोदी जी भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं और उनके साथ ललन सिंह जी भी हैं। सिनेमा देखने गए हैं चारों। आप समझ रहे हैं ना कितनी अच्छी ट्यूनिंग, गठबंधन। और ललन जी आजकल तो वही राग में गाना गा रहे हैं जिस राग को मोदी जी हमेशा गाते रहे हैं, मुसलमानों के प्रति नफरत का गाना। कौन सा काम हुआ? पार्टी और इधर उधर की बातें मत करिए। काम जितना काम हमने गिनाया वो काम तो गिना दीजिए ना। कि आदरणीय लालू प्रसाद जी हो चाहे आदरणीय राबड़ी देवी जी ने काम तो बताइए ना। पटना में अभी देख रही होंगी मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी का मकान, हज भवन, अंजुमन इस्लामिया हॉल, इस पे काम पे ना बात गिनाइए। हो गया आपका 40 हो गया, और समय आपको चाहिए? और चापलूसी का और किताब आपको पढ़ना है? और ककहरी आपको नीतीश जी की चापलूसी की बात नहीं, आप काम पे बात करिए ना। आप फिल्म पे चली गई, काम पे ना बात करिए कि बिहार के अल्पसंख्यक के लिए कौन सा काम किया आप, उनके आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान, काम पे ना बात करिएगा। काम पे बोल ही नहीं रहे, आप चल गए सीधे फिल्म पर बात कर रही है। काम पे बात करिए ना कि बिहार में कहां कब्रिस्तान की घेराबंदी किए हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी। एक बार में 8 से 9 हजार कब्रिस्तान की घेराबंदी किए। देखिए, दोनों मेहमान अपने अपने बारी पर बोले, क्योंकि मेरे पास और भी मेहमान है, मुझे उनका भी सम्मान करना है, उनका भी जो पक्ष है उसको जानना है। तो सारिका जी, पहले आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं कांग्रेस की तरफ जाऊंगा। या प्लीज संतोष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जब हम बोले तो सबको अपने अपने वक्त में बोलने का मौका मिले। हम लोग कोई यहाँ पे कहते हैं हाथापाई करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। अपनी अपनी बातों को कहना है और जनता के तक हमारी बातें पहुंची, यही उद्देश्य हम सबों का है। तो मनीष जी से मेरा खास करके आग्रह होगा, मनीष जी ज्यादा व्याकुलता में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने समय में बोल लिए ना, अब मेरे समय में मत कूदिए। तो मैं ये कह रही थी कि जदयू जो है बिहार की तीसरे नंबर 3rd ग्रेड की पार्टी बनकर रह गई अपने विकास के कारण। क्योंकि विकास के नाम पे 55 घोटाले तो नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मंचों पे गिनाया था। बाद में जाकर के ये उनके ही रथ पे सवार हो गए कमल का फूल लेकर के। और मैं पुनः कहना चाहूंगी कि आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और जनता दल यूनाइटेड के जितने भी नेता हैं, वो सभी लोग आरएसएस के रस्सी से नथा गए हैं। मैं फिर रोकूंगा।
अब राष्ट्रीय जनता दल के लोग भ्रष्टाचार पे प्रवचन देते ये बर्दाश्त से बाहर की बात मुसलमानों है। के प्रति अरे कितनी भाई, नफरत राष्ट्रीय है ये जनता दल हमने पार्टी का सदन में निर्माण देखा है चाहे वो ललन बता सिंह जी की सकते हैं भाषण सारिका में। जी। और आज ललन सिंह राष्ट्रीय जी जनता उनके दल साथ पार्टी चलचित्र का देख रहे गठन हैं। किन कारणों से हुआ आप बता सकती हैं? ठीक है, आदरणीय मैं राबड़ी कांग्रेस देवी का जी रुख को करूंगा। बिहार का मुख्यमंत्री स्नेहाशीष बर्दन जी भी बनाया। कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेहाशीष जी, वक्फ बोर्ड पर जो सियासत चल रही है और उससे ये जेडीयू को उम्मीद लग रही है कि शायद मुसलमान उनके हाथ से छिटक जाएगा, इसको लेकर तो इस तरह की राजनीति नहीं कर रहे। और क्या बोल रही है तीसरे नंबर की पार्टी? गुलाम रसूल जी को अभी इसीलिए कैमूर आगे में किया गया रामगढ़ हो चुनाव कि आप लड़ी थोड़ा है, सा डराइए, आप पक्ष में लोग आए। तीसरे नंबर पे गई है रामगढ़ में। अभी हाल में ही उपचुनाव में परिणाम मिला है। सबसे बड़ी स्थिति ये हुई है कि जदयू के नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जो बार बार कर रहे हैं। वो सोचने वाली बात है कि जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही थी तो क्यों नहीं आप सदन में साथ दे रहे थे उस वक्त, ये सोचने वाली बात है। लेकिन भाजपा के गोद में जिस दिन से बैठे हैं नीतीश कुमार जी, उस दिन से मुसलमान उनसे नाराज हो चुके हैं। एक तरफ आप मुसलमानों के हितैषी बनने का बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मनीष जी ने बहुत अच्छी पॉइंट्स को गिनाया, कोशिश किया कि विकास पे बात करें, अल्पसंख्यक कल्याण पे जो काम हुआ है उस पे बात करें। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि भाजपा के साथ रहने के बाद किसी पे कोई भरोसा भी कर सकता है क्या? जदयू पे कोई एतबार भी कर सकता है क्या मुसलमान? और मुसलमान ही छोड़िए, पूरा अल्पसंख्यक समुदाय इनसे भयभीत है और जानता है कि आने वाले समय में इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतों को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उभारने का काम किया है वो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है। और इस तरीके से बार बार विकासवादी चेहरे को दिखा के नीतीश जी के आप कितने दिन टिक जाएंगे? कितने दिन? और आपका कथनी और करनी दोनों में मनीष जी के नेतृत्व में बिहार में एक दंगा नहीं हुआ है, रुक जाइए, दंगा नहीं हुआ है। सासाराम में क्या हुआ था? रंग गई। अभी हाल में इतिहास में भागलपुर ऐसा दंगा पूरे देश में आज तक नहीं घटित हुआ होगा। ऐसे आप मुझे बता दीजिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी किसी के साथ रहे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता से कोई समझौता नहीं होगा। हमने इसलिए बोला कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में लगभग 8 से 9,000 की घेराबंदी की। पहले आप बयानी कर रहे हो, छात्रावास योजना हो, चाहे तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात हो, सच्चाई नहीं नीतीश कुमार जी सभी को मालूम है अपने विचार से नहीं हिलते राज्य में। नीतीश कुमार जी मनीष जी, बात तो यही निकल कर आ रही है बार बार कि अगर विकास की इतनी गंगा बहाई गई है और विकास वाकई किया है नीतीश कुमार ने, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन फिर उसी तरह से वोट मांगना चाहिए था। ये कहना चाहिए था कि विकास के नाम पर वोट, अल्पसंख्यकों का विकास किया, ये काम किए, ये फहरिस्त रही और उसी तरह से वोट मांगना चाहिए था। खैर, मैं बीजेपी प्रवक्ता पूनम सिंह का रुख करूंगा। पूनम जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप किसको वोट कर रहे हैं ये आपका अधिकार है और आप उसको छिपाकर और बताकर दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो फिर ऐसे में डराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल नहीं संतोष जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का ये कहीं भी ये मत नहीं है कि हम लोग जाति पार्टी से ऊपर उठ करके हम लोग सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। इसलिए यहाँ कोई गद्दार वगैरह नहीं हो सकता। हो सकता है कि माननीय रसूल जी जो बयान दिए अपने समाज में जाकर अपनी दुख और पीड़ा की व्यक्त कर रहे होंगे, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है। इसलिए वो अपनी बात को, अपनी दुख को रख रहे होंगे। लेकिन ना ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, ना एनडीए का स्टैंड है और ना किसी पार्टी का प्रवक्ता का स्टैंड है। तो प्रवक्ता का ये स्टैंड माना जाता है कि पार्टी का जो भी बयान होता है प्रवक्ता के माध्यम से ही होता है। तो वो अपनी दुखों को व्यक्त कर रहे होंगे। लेकिन स्वाभाविक है कि जितने भी विकास एनडीए के नेतृत्व में हुआ हो, चाहे बिहार की बात करें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भी शिक्षकों की बहाली हो, रोड बने हो, चाहे कॉलेज खुले हो, चाहे हॉस्पिटल की बहाली हो, उसमें कहीं भी किसी विशेष जाति धर्म के लोगों के लिए काम नहीं किया गया है। सबको साथ लेकर चलने की बात की गई और सबको सुविधा दिया गया है। तो इससे आप अन्यथा मान करके चलिए, क्योंकि बिहार की जनता ने जो 4 सीट पर अभी आपने देखा कि जो उपचुनाव हुए भारी बहुमत से उन लोगों ने एनडीए को समर्थन किया है। तो जनता का बहुमत है संतोष जी, और जनता ने अपना समर्थन किसके साथ दिया स्पष्ट है। मैं स्पष्ट कर दूं सारिका जी को कि ये कह रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या ललन सिंह जी की जो राजनाथ जी की बात कर रही है, इनको तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आज हम एनडीए साथ है और साथ दिख रहे हैं। इन लोगों को जो इंडिया गठबंधन बना है आपसे में तालमेल नहीं है।
तो इनको तो सर माननी चाहिए, क्योंकि एनडीए मैं इसका जवाब सारिका जी से ले लूंगा, लेकिन मैं मनीष जी आपके पास आना चाहता हूं। माफी के साथ पूनम जी आपको रोक रहा हूं। तीन चीजें निकल कर आई हैं। एक ये कि आप ये कह रहे हैं कि विकास किया है, सबका विकास किया है और ऐसे में मुसलमानों का भी विकास किया है। आपका ये कहना है कि मुसलमान जेडीयू को वोट देता है। ललन सिंह ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को कौन वोट दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है ये नीतीश कुमार को अच्छे से मालूम है। इसके अलावा आपके एक सांसद हैं, सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, वो कहते हैं कि यादव और मुसलमान हमें वोट नहीं देते तो वो हमसे काम की उम्मीद ना रखें। ये अचानक से मुसलमानों को लेकर आपका स्टैंड इस तरह का कैसे हो गया? क्या आपको अब ये लगने लगा है मनीष जी कि मुसलमान आपको वाकई वोट नहीं दे रहे? क्योंकि लगातार बैक टू बैक पिछले 3-4 महीनों में 3 ऐसे बयान जो मुसलमानों को यह बताने के लिए हैं कि शायद उनका वोट नहीं आ रहा तो उनका काम नहीं होगा, या उनको अपनी ईमानदारी प्रूव करनी होगी 2025 में। संतोष जी, सबसे पहले तो हमारे नेता वोट की चिंता नहीं करते हैं। उनकी चिंता है बिहार को आगे ले जाना और बिहार के लोगों को आगे ले जाना। मैंने 3 बयान दिए, इनमें तीनों में वोट की चिंता है। संतोष जी, पहले बात सुन लीजिए। हमारे नेता बिहार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, बिहार के आम महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देके आगे बढ़ाते हैं, ना कि आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं जो अपने पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। हमारे नेता बिहार के तमाम जिला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलते हैं ताकि अल्पसंख्यक बच्चे वहां से पढ़ के अपना भविष्य निर्माण कर सके। हज भवन में राज्य कोचिंग योजना के माध्यम से बच्चे अन्य कई प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होकर अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी किसी भी दल के साथ रहे, वो विचारों से समझौता नहीं करते। हम तो चुनौती के आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस और राजद के प्रवक्ता से कहेंगे कि मैं जिस तरीके से मैं काम पर बोल रहा हूं, अगर आप में हिम्मत है तो आप काम गिनाइए। मैं गिना रहा हूं कि आज अल्पसंख्यक विद्यार्थी 10वां पास कर रहे हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति मिल रहा है, इंटर पास कर रहे हैं तो छात्रवृत्ति। कब्रिस्तान घेरवाया हमारे नेता ने, चाहे हुनर योजना हो, चाहे तलाकशुदा महिलाओं के लिए 25,000। ठीक है, सारिका जी से जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है, एक करके सारिका जी, फिर उसके बाद आशीष जी से भी जवाब लेंगे। केवल इधर उधर की बात करेंगे, इनका तो एजेंडा है ना। देखिए, राजद और कांग्रेस का खाद पानी क्या है कि हिंसा कराइए तब तो ये सुनेंगे ना, और लड़ाई के नाम पर वोट लो और मलाई किनो। अरे भाई, आप काम पे बात करिए ना, आप काम जवाब ले रहे हैं ना। बिहार के अल्पसंख्यकों काम गिनवा रहे हैं। रुकिए मनीष जी, रुक जाइए, काम गिनवा रहे हैं, मदरसा शिक्षकों का क्या हाल किया ये बता रहे हैं। आप बताइएगा ना कि कमवा न गिनाइए तो काम पे चर्चा नहीं करेंगे। मनीष जी, आप शांत होंगे, उन्हें बोलने का मौका देंगे तो वो बोलेंगे ना। जी सारिका जी, देखिए 18 मिनट मनीष जी को दे दीजिए। ये मनीष जी क्या करेंगे, झूठ का चालीसा गढ़ेंगे। हम तो काम अभी बता रहे हैं आपको मनीष जी। आज अगर मनीष जी जैसे लोग जो है ना आज कुर्सी पे बैठ रहे हैं ना, तो लालू प्रसाद यादव जी की देन है। सुन लीजिए, आज अगर सारिका पासवान जैसी महिला जो है ना, आज अगर फ्रंट रो में खड़ी है ना, तो लालू प्रसाद यादव जी की देन है। भगवतिया देवी को सदन में भेजने का काम किया लालू प्रसाद यादव जी ने, इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के आप मुन्नी रजक जी को विधान परिषद में नेता काहे नहीं बना दे रही हैं? अरे मुन्नी रजक जी को विधान परिषद में नेता काहे नहीं बना दे रही हैं? मुन्नी रजक जी को विधान परिषद में नेता बना दीजिए ना प्लीज। दोनों मेहमान टॉपिक पे आइए, समय की बहुत कमी है। मुझे कांग्रेस प्रवक्ता का भी जवाब लेना, उसके बाद पूनम जी के भी पास जाना। नेता राबड़ी जी, आपकी राजनीति रोटी तो बिना हमारे अरे मुन्नी रजक जी को विधान परिषद में नेता काहे नहीं बना दे रही हैं? अरे काम पर आप लोग नहीं बोल सकती हैं, आप काम गिनाइए ना। आपने हमेशा अनदेखा किया है, आप भूल गए क्या सासाराम में भारतीय जनता पार्टी? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि आप काम गिनाइए। बिहार के मदरसा शिक्षकों का क्या हालात किया आपने, उसके बोलिए ना। मदरसा शिक्षकों का क्या हालात किया आप उसपे बात करिए। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय पे बात करिए, अल्पसंख्यक छात्रावास पे बात करिए, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए जो कोचिंग चल रहा है उस पे बात करिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए जो आर्थिक सहायता दे रही है उस पे बात करिए, कितने कब्रिस्तान की घेराबंदी की आप लोगों ने उस पे बात करिए। तो काम पे कुछ नहीं, केवल हवाबाजी इधर उधर की बातें करिएगा। अरे काम पे बात करिए, काम पे बोलिए। बिहार के अल्पसंख्यक अब आप लोग झांसे में नहीं आने वाले हैं। बहुत दिन आप लोगों ने ठगने का काम किया। अभी 4 सीट पर चुनाव हुए,
तरीके चार के हरकत ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। नहीं सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि जेडीयू को मुसलमान वोट नहीं देंगे तो गद्दार कैसे हो जाएंगे, और इसको लेकर हमने बहस भी की और उम्मीद है कि इस बहस में आपको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। फिलहाल बहस बिहार की में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।